मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से पूरी अपनी ऑडियंस से पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट वज़ीर आज़म मोदी, वो तो एक जहर है। वो तो इन लोगों के लिए एक समझ लो कि वो है कि एक, हाँ, इन लोगों के लिए जहर है। मोदी का नाम भी जहर है। तो मैंने तो चौंक में खड़े होकर ये नाम लिया था क्योंकि मैं सच बोल रहा था। मेरा कोई कुछ कर सकता तो करके दिखा दो। मुझे ये बताइए कि वो इंडिया का कश्मीर है, उसके साथ आपका लेना देना क्या है? मुझे ये बताइए कि आप कैसे कहोगे तो G20 की मीटिंग नहीं होगी, ये नहीं होगी। देखिए मैं आपको किस बेस पे कह रहा हूँ सर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं किस बेस पे पाकिस्तान बना रहा हूँ, किस बेस पे इंडिया बना रहा हूँ, वो देख लीजिए। फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, कश्मीर में जाके रैली करने के बजाय मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें चाहिए था कि G20 के जो मेंबर इंडिया में आए हैं उन्हें इनवाइट करते। अगर हमने वाकई कश्मीरियों के लिए कुछ किया है तो हम कहते हैं कि भाई ये देखें आपने वहाँ का भी विजिट किया है, अब हमारे कश्मीर में भी आए, देखें हमने कितनी डेवलपमेंट किया। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कभी भी नहीं दिखाएंगे। एक होती है छोटी सोच, बहुत ही छोटी सोच। वो कहता है ना, वो क्रिकेट के मैदान में ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, इधर वो वाला सीन हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि चाइना को क्या प्रॉब्लम थी, सऊदी अरेबिया को क्या प्रॉब्लम थी, तुर्की को क्या प्रॉब्लम थी? अब तुर्की के भी हालात अच्छे नहीं है, मतलब बहुत ऊपर नहीं जा रहे थे ये हर लोग। वीडियो में आबिद भाई मोदी साहब के लिए कोई ना कोई मैसेज के मैं मिलना चाहता हूँ, जफ्फी डालना चाहता हूँ। आज वो पूरी दुनिया का विजिट कर रहे हैं, कहीं आप किसी ऑस्ट्रेलिया में नहीं, जाके अभी मिलें या जो है कोई ना, मैसेज नहीं, नहीं, उम्मीद छोड़ दी है। उम्मीद भी नहीं छोड़ी। आई लव यू मोदी साहब, हमेशा कहूंगा। लेकिन अब जो मोदी साहब की मैं ज्यादा करता था ना बातें, वो थोड़ी सी अब मैं कम, वो समझ रहे हैं मैं क्यों कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। लेकिन वो दिल से मोहब्बत नहीं खत्म हो सकती ना। किसी का बाप मुझे डरा सकता है, कोई पैदा नहीं हुआ मुझे डराने वाला। जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि ये एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा। क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान, क्या करते हैं? मैं मैस कम्युनिकेशन स्टूडेंट हूँ, एमफिल चल रहा है मेरा PU से मैस कॉम। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, आज का हमारा सवाल ये है कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है? अभी पपुआ न्यू एक कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी का अपने मुल्क में इस्तकबाल किया, उनके पैर छू कर, बाकायदा तौर पर झुक कर। ऐसा हमने आज तक तारीख में नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से इस्तकबाल किया हो। फिर उसके बाद हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बॉस हैं। और इसके साथ साथ जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी से ही पूछ डाला कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने ज़्यादा फेमस हैं। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या वजह है नरेंद्र मोदी दिन ब दिन तमाम कंट्रीज़ के जो PM हैं उनके दिलों में घर करते जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि ये एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा। क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर IT सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 IT हब्स बना दिए उसने। कलकत्ता के अंदर बनाया, चेन्नई के अंदर बनाया, और तीसरा भी एक जगह पे उन्होंने IT सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाया। और विजनरी बहुत बड़ा वो निकला। उसने कश्मीर के अंदर अपना एक जो बयानिया वो बड़ा बेहतर तरीके से चलाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो था वो बड़ा एक डाउन स्ट्रीम था उनकी तरफ से कि वो आप लोगों को इस कदर जो है आपके खिलाफ नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 15 सालों के अंदर, और इसके अंदर नरेंद्र मोदी के पिछले 8 सालों के अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के अंदर आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए, और दुनिया अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनती है। वो एक बहुत बड़ा विजनरी इंसान था। जिस तरह अब हम अंडर एस्टिमेट करते रहे पिछले 3 सालों में मोहम्मद बिन सलमान को, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ईरान से मिलके अब मिडल ईस्ट क्राइसिस हल करने वाला है। तो ये जो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे मोदी साहब को, यही मसला है मेरे ख्याल में, और इसको अंडर एस्टिमेट करके उन्होंने फ़ायदा लिया और वो बहुत ऊपर गए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अगर हम बात करें किसी के भी सामने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम ले तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनकी बुराई ही करेंगे। देखिए, मोदी जो है ना, उनका एक स्टांस था बिफोर इलेक्शन।
इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को जरूर एक्सप्लॉइट किया, और उधर इलेक्शन हमेशा से पाकिस्तान के नाम पे होता आया है, कश्मीर के नाम पे और हिंदुत्व के एक नजरिए के नाम पे। लेकिन जब भी इलेक्शन हो जाता है ना, तो उसके 6 महीने बाद, 3-4 महीने बाद आप देखते हैं कि इंडिया आपको देखता भी नहीं है, आपकी तरफ बात भी नहीं करना चाहता, वो अपने ऊपर ही फोकस करता है और बहुत आगे जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उधर इलेक्शन अभी तक इसी तरह हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये भी नहीं होगा। तो मोदी साहब का इसी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे, हत्ता कि वो एक बड़ा विजनरी लीडर पाए गए हैं, जिसकी मुझे और जाती तौर पर पाकिस्तान में किसी को भी मेरे ख्याल में उम्मीद नहीं थी। अच्छा, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की की है? इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, क्योंकि एक प्रो नेशनलिस्ट अप्रोच जब भी अपनाई जाती है ना, फाशिज्म के करीब करीब हो जाता है इंडिया। इस टाइम पे फाशिज्म के करीब होता है कि आप उनकी हरकत अगर इंडिया में, कश्मीर में देख लें, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक फाशिस्ट रिजीम हमेशा अपनी ज़ात को बहुत ऊपर लेके जाती है। और एक जो वो बंदा होता है ना, नार्सिसिस्ट किस्म का बंदा, एक नार्सिसिस्ट इंसान दुनिया को गलत साबित करने के लिए अपने आप को ऊपर लेके जाता है। तो उन्होंने एक चैलेंज के तौर पे लिया, और पिछले 8 सालों के अंदर इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और पाकिस्तान की निस्बतन वो बहुत आगे हैं, IT में भी, इकोनॉमी में भी, और हत्ता कि अब डिफेंस में भी वो बहुत आगे हैं हमसे। अच्छा, हम जब भी इंडिया की बात करते हैं या इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कश्मीर की बात किए बगैर अपनी बात को मुकम्मल करें? क्या वजह है? पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर 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 ही क्यों करता रहता है? देखिए, कश्मीर हमारा एक बुनियादी मसला है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जितने दीगर इलाके हैं, उनके हल से ही साउथ एशिया के अंदर अमन आ सकता है। तो इसलिए जब भी पाकिस्तान इंडिया स्टेट लेवल पे बात होगी, तो आपको हमेशा कश्मीर को मद्देनजर रख के बात करनी पड़ेगी। ये हमारा बड़ा एक खास इशू है, बोन ऑफ कंटेंशन है। इस वजह से कश्मीर के बगैर कोई भी बात करना नामुमकिन है। लेकिन अब दुनिया जो है वो इस तरह लग रही है कि कश्मीर को पीछे ही करती जा रही है, क्योंकि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, दुनिया उसकी ही पॉलिसी को सुनती है, और दुनिया उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, उन्हीं के साथ चल अब रही है। आपने देखा होगा कि जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को इस तरह से रिस्पेक्ट कभी नहीं दी गई। देखें, जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं तो आपको दुनिया रिस्पेक्ट देती है। जब आपने हर जगह पे पैसे देने हो तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आपने हर मुल्क, आप तो कहीं पे जाते हैं तो उनको शक पड़ जाता है कि यार ये तो IMF के लिए आए हैं, इन लोगों ने IMF को दिखाने हैं, इतने पैसे लिए हैं हम लोगों ने, तो वो आपकी तरफ क्यों आपको रिस्पेक्ट दें? खासतौर पे आपने जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आपने लगा रखे हैं, वो समझ ही नहीं आता उनका, तो उनका क्या स्टांस है। आप पॉलिसी के अंदर निहायत कमज़ोर हैं। आप तो अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक तरीके से नहीं बना पा रहे कि गुज़श्ता कुछ अरसे में जो जोहर टाउन वाला वाक़या हुआ है, वो आपकी नज़र से गुजरा ही होगा कि उसको आप मैनेज नहीं कर पाए। तो आप उसके हल यही निकलता है, उसका एंड रिजल्ट यही आता है कि आप ब्लैक लिस्ट में जाते हैं, ग्रे लिस्ट में जाते हैं FATF की, और फिर आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट होकर रह गया है? अभी G20 इतना बड़ा इवेंट श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया, पाकिस्तान उसका पार्ट ही नहीं था। देखिए, पाकिस्तान आइसोलेट एक सूरत में नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस तरह की है कि हम लोगों ने इंडिया के साथ भी चलना है, हम चाइना के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी, और ईरान के साथ भी इंगेज रहते हैं। तो हमें इस तरह आइसोलेट नहीं किया जा सकता। हम दुनिया की 7वां बड़ा नेशन है, 200 मिलियन से ऊपर का नेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा ऐरा गैरा और हमें हड़प कर जाएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल हमारी फॉरेन पॉलिसी में और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस है, और उसके हल तक ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया आपकी सुनना शुरू कर दे, और दुनिया आपको सुनेगी भी नहीं। लेकिन इतना नाउमीदी भी नहीं है कि हम लोग आइसोलेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दुनिया के अंदर इस तरह के वाकयात आते रहते हैं। आपकी पॉलिसी बेहतर होगी, ये वही है आज से 3-3.5 साल पहले आपका फॉरेन मिनिस्टर बैठ के एक इसराइली औरत को कह देता है कि यू हैव दी पॉकेट्स। तो वो चेंज होते रहते हैं, वक्त आता रहता है, तो अब बेहतर वक्त भी आएगा। तो इस तरह आप उसको, बिल्कुल आइसोलेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल वक्त ज़रूर है ये। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट TV। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली भाई। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इनके फेवरेट लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, पूरी दुनिया में आज उनके चर्चे हैं, इंटरनेशनल मीडिया उन्हें कवर कर रहा है। कभी किसी कंट्री में जाते हैं, वार्म वेलकम किया जाता है, कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो पहुँच हुए जाते हैं, कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो आसमान पे नाम लिखा जाता है। आखिर क्या वजह है? ऐसा कौन सा जादू है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कर चुके हैं? इसी हवाले से हम बात करेंगे आबिद अली भाई से। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं, आपका हाल क्या है? आपकी जो कंडीशन थी, बहुत मैं तब परेशान हुआ, अभी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, क्या कहना? देखिए, हाल की बात तो हम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। अभी सबसे पहले आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत सी बातें करने के लिए, और मोदी साहब के लिए तो आज बहुत ही बातें करने के लिए, तो आपसे वो बातें करेंगे। देखिए, अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है।
बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से, पूरी अपनी ऑडियंस से, पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट, इंडियन एजेंट जो है ना, वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब जापानीज, पूरे जापानीज जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट, इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पाँव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ। प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर उनके पैर छुए। जी, अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी साहब के पाँव छुए हैं। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। पतवा पूरा जो है ना, वो इंडियन एजेंट है और वो इंडिया के लिए काम करे। जैसे आबिद अली इंडिया का एजेंट है, आबिद अली ने इंडिया के लिए क्या मतलब सच बोला, मोदी साहब के लिए सच बोला। और में मौजूद है, वहाँ आसमान पे नाम लिखा जी सर, है। वो प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है, और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें यार, उन्होंने अब डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने बोला है मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी दी बॉस, उन्होंने बॉस बोला है। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया इस टाइम रा की और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। तो आबिद अली के ऊपर तो पहले ही थप्पा लगाया है। और आप करते क्या हो? जो इंसान आपको एक सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है, एक सच बताना चाह रहा है, मुझे किसी से क्या लेना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। अब मैं आपको कहूँ कि ये बात सच है जी, वो एक कंट्री तरक्की कर रही है, मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं, तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आप मुझे मारोगे पकड़ के, आप सड़कों पे रोक लोगे मुझे, तो अभी फिर वही बात है कि मैं सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ। ये बताएं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखने वालों के लिए भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपसे भी ये सवाल है, देखें दुनिया के बहुत से कंट्री हैं डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाइना की बात करें, डेवलपमेंट पूरी दुनिया मानती है। और बहुत से ऐसे कंट्री हैं, रशिया की बात करें, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या डेवलप्ड हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज बेहतर हो रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है, मुझे ये बताएं कौन सा इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ स्टेट है जिसकी इस तरीके से कभी किसी कंट्री की तरफ से तारीफ नजर आती है, कभी किसी के? मुझे बताएं। देखिए, अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने पता क्या स्टेटमेंट नहीं, मुझे सिग्नेचर चाहिए। आप बहुत हाँ, ये मैंने सुना, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं मोदी साहब का। क्या पॉपुलर हैं यार वो। अब देखें वो क्यों करते हैं, उनकी तारीफ क्यों करते हैं कि उन्होंने अपने इंडिया की तरक्की की है, आम सिविलियन का फायदा किया है, इंडिया को कहाँ से कहाँ वो लेके गए। ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। मैं हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। अभी आप देखिए इंडिया की स्टडी की, मैं अभी पिछले दिनों आपका ही इंटरव्यू सुन रहा था, और एक फीमेल के साथ था आपका इंटरव्यू। उसमें वो क्या बता रही हैं कि दुनिया में पता नहीं 5000 के 500 कंपनी हैं, और उनमें मोस्टली सबसे ज़्यादा सीईओ इंडियंस हैं। यानी कि स्टडी में दुनिया में सब मल्टीनेशनल कंपनीज में जी हाँ, जी इंडियंस हैं। और दुनिया में इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इंडियंस ही हैं। फिर वो लोग तरक्की क्यों ना करें, वो लोग अपने मुल्क को डेवलप क्यों ना करें, उनका स्ट्रक्चर अच्छा क्यों ना हो। और एक जगह पे मैं इंटरव्यू सुन रहा था आपका ही, उसमें मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सड़कें जो है ना इंडिया से बहुत अच्छी हैं। यार आप शेम करें, थोड़ा सा सोच लें, समझ लें, थोड़ी स्टडी कर लें, थोड़ा देखो। दुनिया में आप मजाक बनवाते हो अपना ऐसी बातें करके। वो इंडिया है भाई, उसे इजी क्यों ले लेते हो आप? वो इंडिया है। और बड़ा अहम सवाल है कि पूरी दुनिया मतलब सुपर पावर है अमेरिका, दुनिया मान रही है अमेरिका को कि वो सुपर पावर है। वो ये कैसे नजर आते हैं, ऑटोग्राफ चाहिए। हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ पे फासिस्ट गवर्नमेंट है इंडिया में, वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी है। हम लोग अगर सुपर पावर मान रहे हैं, जो इस टाइम दुनिया में सुपर पावर है, रशिया के इतने बेहतर रिलेशन है, इसके अलावा पपुआ, ये वो बहुत से कंट्रीज हैं, हमें मानने में क्या इशू है? मतलब क्या इशू क्या है? लेट्स सपोज अगर यहाँ से कोई स्टेटमेंट चली जाती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, क्या होगा? देखिए वो होता ये है कि हम तारीफ कर नहीं सकते। तारीफ इसलिए नहीं कर सकते कि हम डरपोक लोग हैं, हम लोग डरते हैं कि हम सच बोल देंगे, सच कह देंगे, और अपने ऑपोजिट जो हमारे मुखालिफ है उसकी उनकी तारीफ हो जाएगी, दुनिया में लोग उन्हें अच्छा कहेंगे, लोग ये लिखेंगे, पब्लिक वोट नहीं देगी, पब्लिक हमें वोट भी नहीं देगी। और दूसरा ये देखिए, अभी आपने कहा कि मजहबी इंतहा पसंदी इंडिया में लोग कहते हैं कि है। मैं पाकिस्तान का ये नैरेटिव वो लोग कहते हैं ना, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मजहबी इंतहा पसंदी होती ना, तो जहाँ पे मोदी साहब इलेक्शन हारे हैं वो 60% हिंदू हैं, 40% मुसलमान हैं सिर्फ उधर। तो मोदी साहब कभी भी इलेक्शन ना हारते अगर उनको इंतहा पसंदी। कर्नाटक जी हाँ, तो मोदी साहब उधर इलेक्शन हारे, उसका मतलब ये है कि वो पीसफुल लोग हैं। अच्छा, G20 को लेके एक बात मेरे जहन में आ रही थी
अभी G20 के लिए चाइना ने मना किया, सऊदी अरेबिया ने मना किया। मुझे हाँ जी, अब मुझे बताइए 3 कंट्री से G20 को कोई फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला जी। और भाई G20 से ऊपर है G7। वो अगले G7 की मीटिंगों में जा रहे हैं, वो आने वाले टाइमों में उन्होंने G7 का मेंबर बन जाना है और वो बन के दिखाएंगे आपको, क्योंकि दुनिया के पावरफुल लोग हैं, वो पैसे वाले लोग, अमीर लोग हैं ना। अब एक अमीर आदमी का गरीब आदमी के साथ कंपेयर कैसे बनता है? अभी कुछ दिन पहले हम लोग ये बात करते थे इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है। ओ भाई आप गरीब हो, आप कर्जई हो, आप भिखारी हो, मतलब हम सब यार हम भिखारी हैं। तो मुझे ये बताइए कि हमारा कंपेयर एक अमीर कंट्री के साथ जो दुनिया के 5वें नंबर पे वो आई हुई है, हमारा कंपैरिजन नहीं है। अब हमें देखिए स्टडी की ज़रूरत है, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। अब हमें उनसे सीखना चाहिए और उनकी पॉलिसीज़ को देखना चाहिए कि क्या पॉलिसीज़ थी, क्या मोदी जी ने किया, कैसे वो ऊपर चले गए। हमें वो देखना, अब दुश्मनियों से हमें बाहर निकलना है। हमें ये कंसेप्ट यानी कि किस फील्ड में इंडिया पाकिस्तान से आगे है या किस फील्ड में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, हम इंडिया को कैसे हरा सकते हैं, कैसे, ये चक्कर से इंडिया खत्म का होना चाहिए, दिमाग, आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया के पढ़े लिखे लोग, इंडिया के इंजीनियर्स का दिमाग इतना है। मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ। मुझे इंडिया से एक वीडियो किसी ने सेंड की, दोस्त ने। उसमें तरबूज, जो जिसका आजकल सीजन है तरबूज का, ग्रीन कलर का तरबूज होता है, उसे खोलें तो अंदर से रेड कलर का निकलता है। आप यकीन करेंगे इंडिया ने येलो कलर का तरबूज बना दिया है। बिल्कुल, वो उसे खोलेंगे तो अंदर से रेड कलर का निकलता है। मतलब टेक्नोलॉजी, गाड़ी में वो आगे, बाइक में वो आगे, टेक्नोलॉजी में वो आगे, पढ़ाई में वो आगे।